नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हमारी पढ़ाई शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है समास। व्याकरण का कोई भी टॉपिक हम पढ़ें, चाहे वो कोई सा भी अध्याय है, समास है, विशेषण है, सर्वनाम है, अलंकार है, जब तक हम उस शब्द का, पाठ के नाम का अर्थ अच्छी तरह नहीं समझेंगे तब तक हम आगे उसको आसानी से नहीं समझ पाएंगे। और सरल शब्दों में कहें तो यदि हमें इसका अर्थ समझ में आ गया मीन्स हमारा आधा काम हो गया, हमें पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया। तो सबसे पहले हमें इसका अर्थ समझना है, जिसे हम व्याकरण में परिभाषा भी बोलते हैं। परिभाषा एक शाब्दिक अर्थ है। जैसे समास किसे कहते हैं, तो शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। संक्षिप्त करने की प्रक्रिया। अब ये तो परिभाषा हो गई, पर इसको समझना है हमें। किताब में लिखा हुआ है संक्षिप्त करने की प्रक्रिया, परंतु हमें समझ में आना चाहिए कि संक्षिप्त करना होता क्या है। तो संक्षिप्त करना यानी छोटा कर देना। कोई चीज बड़ी है उसे मिलाकर छोटा कर देना, उसको कहते हैं संक्षिप्त करने की प्रक्रिया। प्रोसेस है छोटा बनाने का। जैसे हम पहले पढ़ते आए हैं अनेक शब्दों का एक शब्द, ये कुछ वैसा है, सर्वथा अलग है, परंतु अगर हम सही मान उसका अर्थ समझना चाहें संक्षिप्त का, तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कई शब्द मिलकर जब एक शब्द बनाते हैं उसे समास कहते हैं। अब आता है समास। समझ गए हम समास किसे कहते हैं। शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास होती है। समास में दो चीज होती है, एक समस्त पद होता है और दूसरा समास विग्रह होता है। समस्त पद का मतलब क्या है कि जो समास विग्रह दिया हुआ है, जैसे रसोई के लिए घर, उसको मिलाकर एक शब्द बना देना, छोटा शब्द बना देना, उसको बोलते हैं समस्त पद। अब जब ये समस्त पद बनता है तो यहाँ कितने शब्द हैं? 1 2 3 4, और यहाँ हमने बना दिया रसोई घर। कौन से दो शब्द गायब हो गए? के लिए, ये शब्द गायब हो गए। तो अब इन दो शब्दों को हम क्या बोलते हैं? इन शब्दों को बोला जाएगा परसर्ग का लोप होना, विभक्ति का लोप होना, कारक चिन्हों का लोप होना। कुछ भी नाम आप इसको दे सकते हो, सबका अर्थ एक ही है। तो जब चार शब्द हैं, अलग अलग टुकड़े किए हुए शब्दों के, उनको मिलाकर जब एक शब्द बनाया जाता है वो समस्त पद कहलाता है। और जब आपसे बोला जाए इसका समास विग्रह करो, विग्रह यानी तोड़ना, तो तोड़कर पहले वाले रूप में ला देना, वो क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। जैसे यहाँ लिखा है रसोई घर, रसोई के लिए घर, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी। कोई भी शब्द आप ले सकते हो। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, पीतांबर, पीला है जो अंबर, नहीं, उसको तोड़कर अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड कर देना, वो कहलाता है समास विग्रह। तो यहाँ हमारी तीन चीजें क्लियर हो गई। समास किसे कहते हैं, समस्त पद किसे कहते हैं, और समास विग्रह किसे कहते हैं। अब आता है प्रत्येक समस्त पद, चाहे वो किसी भी समास का है। प्रत्येक समस्त पद के दो भाग होते हैं, ये प्रति पहला और ये दिन दूसरा। तो ये पहले वाला जो शब्द है उसको पूर्व पद कहा जाता है, और सेकंड वाले को उत्तर पद कहा जाता है। प्रथम पद और द्वितीय पद भी कह सकते हैं। तो ये तीसरी चीज। अब आपके मन में विचार उठता होगा, या मैं ये कहूं कि उठना चाहिए, कि समास विग्रह और संधि में फिर क्या अंतर है। वहां भी तो संधि और संधि विच्छेद होता है। हाँ, ये कुछ समान है परंतु अलग है। संधि में किसका विच्छेद होता है? एक शब्द के अलग अलग टुकड़े कर दिए जाते हैं। जैसे आप उसको समझो, सुरेश सुर प्लस ईस, महेश महा प्लस ईस, एक शब्द के टुकड़े किए गए तो वो संधि है, और उसको टुकड़े करने को संधि विच्छेद बोलते हैं। मिलाकर पुनः पहले वाले रूप में लाना संधि कहलाता है। पर यहाँ पर दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहा जाता है, और उनके अलग अलग टुकड़े करना वो समस्त विग्रह कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। तो इतनी चीज हमारी क्लियर हो गई। कौन कौन सी? समास किसे कहते हैं, समस्त पद किसे कहते हैं,
समास विग्रह किसे कहते हैं, और एक समास में कितने पद होते हैं। एक जो समास होता है जिसे समस्त पद भी कहते हैं, प्रत्येक समास के दो पद होते हैं, एक पूर्व पद, एक उत्तर पद, प्रथम पद या द्वितीय पद। अब आगे एक प्रश्न उठता है कि समास के भेद कितने होते हैं। तो प्रत्येक समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला तत्पुरुष समास, दूसरा अव्ययीभाव समास, तीसरा द्विगु, फिर चौथा द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। अब इनका एक एक उदाहरण हम लेते हैं। तत्पुरुष समास, यश प्राप्त, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? यश को प्राप्त। अव्ययीभाव समास, प्रतिदिन, समास क्या बनेगा? प्रतिदिन या हर एक दिन या रोजाना। द्विगु समास, नवरात्रि, 9 रात्रियों का समूह। द्वंद्व समास, माता पिता, माता और पिता। कर्मधारय समास, नीलांबर, नीला है जो अंबर। बहुव्रीहि समास, नीलकंठ। अब इनको देखिए आप, पहले मैं संक्षिप्त में एक एक की विशेषता आपको समझाती हूँ, फिर हम विस्तार से एक एक समास को पढ़ते जाएंगे। समास में एक विशेषता होती है कि जो ये 2 पद दिए जाते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, किसी समास में पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद गौण होता है। गौण यानी कम महत्व, पहले का ज्यादा महत्व है, दूसरे वाले का कम महत्व है। किसी समास में उत्तर पद प्रधान होता है और प्रथम पद गौण होता है, पूर्व पद गौण होता है। जैसे देखिए, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान है और पहला वाला गौण है। और किसी समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी समान महत्व होता है दोनों का। कोई समास है जिसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है। इस तरह से अलग अलग समास की अलग अलग विशेषताएं होती है। सबसे पहले हम समझते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या है? तत्पुरुष समास में परसर्ग का लोप हो जाता है। परसर्ग का लोप होना यानी परसर्ग वहां से गायब हो जाते हैं, यानी छुपा दिए जाते हैं, लुप्त कर दिए जाते हैं। और परसर्ग का मतलब क्या है? परसर्ग बोलो, कारक चिन्ह बोलो, विभक्ति बोलो, तीनों का एक अर्थ है। यहाँ तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। तत्पुरुष समास किसके आधार पर बनाए जाते हैं? कारक के आधार पर। केवल 2 कारक के नाम पर तत्पुरुष समास नहीं होता। सर्वप्रथम तो मैं आपसे ये एक बार दोहरा देती हूँ कि कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। परंतु जो समास है वो 6 ही कारक के नाम पर बनता है। कर्ता कारक और संबोधन कारक के नाम पर कोई समास नहीं बनता। तो तत्पुरुष समास कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार के। अब इनका नाम, जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, ये किस आधार पर रखे गए? हम इन्हें किस आधार पर ऐसे बोलेंगे? कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है। यहाँ हम ये पता लगाएंगे कि कौन से शब्द में, कौन से समस्त पद में कौन सी विभक्ति का लोप हो गया है, कौन सा परसर्ग नहीं है, कौन सा कारक चिन्ह छुपा दिया गया है, उसी के नाम पर उस समास का नाम पड़ जाता है। जैसे देखिए, स्वर्ग प्राप्त, तो स्वर्ग को प्राप्त, तो यहाँ किसका लोप हुआ? स्वर्ग प्राप्त। तो अपन इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? स्वर्ग को प्राप्त। समझ गए? तो यहाँ किसका लोप हुआ? को का। और को कौन से समास का चिन्ह, कारक का चिन्ह है? कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ को ये कौन सा हुआ? कर्म। तो यहाँ हमने लिख दिया कर्म तत्पुरुष। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, कर्म तत्पुरुष। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, कर्म तत्पुरुष। करण तत्पुरुष समास। अब तो आपको ये आसानी से समझ में आ गया। आप कोई भी बच्चा बता सकता है आप आसानी से कि करण तत्पुरुष, तो करण कारक का चिन्ह, करण कारक की विभक्ति, करण कारक का परसर्ग जहां पर आएगा वहां पर करण तत्पुरुष का नाम आएगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण मैंने लिखा है तुलसी कृत, तो तुलसी के द्वारा कृत, जैसे रामायण रामचरितमानस को हम बोलते हैं ना तुलसी कृत, विनय पत्रिका तुलसी कृत,
यानी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई। तो ये से और के द्वारा, इसके दो चिन्ह होते हैं। तो तुलसीकृत यानी करण तत्पुरुष, शोक युक्त, शोक से युक्त, पीड़ा युक्त, पीड़ा से युक्त, तो यहाँ पर कौन सा आया? करण तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष, तो संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है? के लिए। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर यहाँ पर लिखा हुआ, तो संप्रदान तत्पुरुष। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, संप्रदान तत्पुरुष। औषधालय, औषधि के लिए आलय, यानी संप्रदान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष, अब अपादान कारक का परसर्ग का कारक चिन्ह की विभक्ति भी से है और करण कारक की विभक्ति भी से है। पहले हमें यह समझना होगा कि इन दोनों की विभक्ति से है, परंतु अंतर क्या है? तो करण कारक में से साधन का, यानी साधन का हमें ज्ञान कराता है, यानी साथ साथ चलता है किसी चीज के, और अपादान कारक का से अलग होने का बोध कराता है, तुलना का बोध कराता है। अब एक शब्द से हम समझेंगे, पहले आपको आप कभी नहीं भूलेंगे, आपके दिमाग में एकदम फीड हो जाएगा कि ये करण कारक और अपादान कारक क्या है। देखो, गुणहीन एक शब्द हमने लिया, गुणहीन। ये देखिए मैंने यहाँ लिख दिया गुणहीन। गुणहीन, इसका हम अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? गुण से हीन, यानी क्या मतलब क्या हुआ कि इस जो आदमी है, जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, उसमें गुण नहीं है, यानी गुण उससे दूर हो गए हैं, उससे हट गए हैं गुण। तो ये क्या हो गया? अपादान तत्पुरुष। परंतु यही शब्द यदि लिख दिया जाए गुण युक्त, गुण युक्त मीन्स उस व्यक्ति में गुण से युक्त, इसका जो अपन वो करेंगे विग्रह, तो क्या लिखेंगे? गुण से युक्त, यानी उस व्यक्ति में, उस पर्सन में गुण भरे हुए, वो गुण के साथ है। साथ है तो कौन सा हो गया? करण तत्पुरुष। तो समझ में आया? अपादान तत्पुरुष समझ में आ गया। संबंध तत्पुरुष, वही संबंध कारक, उसकी विभक्ति क्या है? का, के, की, रा, रे, री, सा, से, यानी संबंध का बोध कराता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्री, राजा की पुत्री, है ना। तो धरती पुत्र, धरती का पुत्र, लक्ष्मी पुत्र, लक्ष्मी का पुत्र, संबंध बताता है आपस में। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, प्रधानमंत्री, नहीं प्रधानमंत्री इसमें नहीं आएगा। तो ये सब हो गए संबंध तत्पुरुष। अब आप कहता है अधिकरण तत्पुरुष, तो वही तत्पुरुष, जो भी तत्पुरुष है वही करण कारक आ गया। अधिकरण कारक का परचिन्ह क्या है? में या पर। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, छिक्के पर सामान रखा है, गिलास में दूध पड़ा है, तो ये में और पर ये क्या है? ये किसी चीज का आधार बता रहे हैं। तो जहां पर आधार आ जाता है वहां पर अधिकरण आ जाता है, अधिकरण कारक, और उस विभक्ति का लोप हुआ तो ये अधिकरण समास बन गया। जैसे घुड़ सवार, घोड़े पर सवार, समझ गए? तो ये हो गया तत्पुरुष समास। यानी तत्पुरुष समास वह है जिसमें कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है, विभक्ति का लोप हो जाता है, परसर्ग का लोप हो जाता है, कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और एक कारक के नामों के आधार पर इसके नाम पड़ते हैं। जिस भी विभक्ति का लोप है उसी कारक के नाम के आगे तत्पुरुष समास लिख दिया जाएगा। जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। इसका पद के आधार पर देखें तो इसका उत्तर पद प्रधान होता है, यानी उत्तर पद यानी लास्ट वाला पद प्रधान होता है और पहला पद गौण होता है, यानी उसका महत्व दूसरे पद से कम महत्व का होता है। अब दूसरा समास आता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास को आपको बहुत गौर से समझना चाहिए। ये बहुत रुचिकर भी है और ध्यान से समझेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज हमेशा के लिए व्यवस्थित रूप से आपको याद रहेगी। अव्ययी भाव, अव्यय, अव्यय किसको बोलते हैं? अव्यय किसको बोलते हैं? जो कभी नहीं बदलता, ए प्लस वे, यानी जो कभी, जिसमें कभी कोई परिवर्तन ही नहीं आता, उसको अव्यय बोलते हैं।
तो अव्ययी भाव समास का मतलब क्या है? उस समास का पहला पद अव्यय होता है, यानी वो कभी नहीं बदलता। जैसे प्रतिदिन, हर दिन, हर रोज, तो क्या हो गया? अव्ययी भाव समास। और इसका पूर्व पद अव्यय होता है। जैसे अब आप देखो, एक उदाहरण से मत समझो, दूसरे उदाहरण पर आ जाओ। बेचैन, जिसको चैन नहीं है, बेचैन। बाअदब, समझ में आए? आप यथाशक्ति, यथारूप, यथा समय, यानी जो जिसमें परिवर्तन नहीं आता, उसको बोलते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास समझने के साथ साथ हमें अव्ययी भाव समास की एक दो चीजें और ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे अव्ययी भाव समास में हमने सबसे पहले पढ़ा, इसका पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता है। दूसरी चीज इसके अंदर एक और हो सकती है, वो क्या होती है? इसके अंदर शब्दों की आवृत्ति हो सकती है। आवृत्ति किसको बोलते हैं? बार बार कोई शब्द आना। जैसे हम क्या बोलते हैं? हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। रातों रात, रात ही रात में। यानी एक शब्द बार बार जब और आप अव्यय वाले शब्द में देखो तो आप आज जन्म, यानी जन्म भर, उसमें कभी कोई बदलाव नहीं होता, उसको अव्ययी भाव समास बोलते हैं। तीसरा समास है द्विगु समास। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है। पहला पद मीन्स पूर्व पद। जैसे एक उदाहरण यहां लिखा है, नवरात्रि, 9 रात्रियों का समूह, यानी नवरात्रि। संख्यावाची होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? द्विगु समास। और उदाहरण से समझिए आप, चौराहा, 4 रास्तों का समूह, 4 राहों का समूह। चवन्नी, 4 आनों का समूह। पंजाब, 5 आबों का समूह, यानी 5 नदियों का जो समूह है वो पंजाब है। तो फिर आप इसके ऊपर लिख आगे, और इसके और उदाहरण से आप समझ सकते हो। तो आप समझो, शताब्दी, 100 वर्षों का समय। दशाब्दी, 10 वर्ष का समय। यानी पहला पद संख्यावाची होता है। सिंपल सी चीज उसकी एक ही याद रखने की है कि पहला पद संख्यावाची होता है, और दूसरी चीज समूह का बोध कराता है। आप कभी भी देखना 2 से शुरू हो जाएगा, जैसे द्विभुज, तो त्रिभुज, चतुर्भुज, षटकोण, अष्टकोण, परंतु कभी एक से कभी भी द्विगु समास नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अकेला एक कभी समूह नहीं बनाता, एक से अधिक ही का ही समूह होता है। इसलिए 2 या 2 से अधिक कोई भी संख्या आती है, वो पूर्व पद में आती है, तो वो क्या बन जाता है? द्विगु समास बन जाता है। फिर आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। मैंने आपको पूर्व में बताया ना, किसी का पूर्व पद प्रधान है, किसी का उत्तर पद प्रधान है, कोई पद पूर्व पद अव्यय है। यहाँ क्या है? दोनों पद प्रधान है, यानी दोनों का समान महत्व है। जैसे एक उदाहरण मैंने यहाँ लिखा, माता पिता। तो माता और पिता, इसको जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? या और एवं शब्द के अनुसार लगेगा। माता पिता, तो माता और पिता। सुख दुख, सुख या दुख। तो यहाँ जो ये और या एवं लगता है, उसको क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास को पहचानने का सबसे सरल तरीका है, यदि आपको ऐसा दिया जाए, इसका समास विग्रह कीजिए, तो उसके बीच में आपको यहाँ पर एक योजक चिन्ह, जिसको आप अंग्रेजी में टेस्ट बोलते हो, तो ये योजक चिन्ह लगा रहेगा। योजक चिन्ह जहां भी देखो, बिना सोचे समझे वहां पर द्वंद्व समास होगा। एक इसकी विशेषता मैंने आपको बताई, दोनों पद प्रधान होते हैं। दूसरा, दोनों पद, पहला पद और दूसरा पद आपस में विपरीत अर्थ देने वाले भी होते हैं, विपरीत लिंगी भी होते हैं। जैसे माता पिता, माता स्त्रीलिंग है, पिता पुल्लिंग है। सुख दुख, दोनों अलग अलग परिस्थिति है, एक सुख की है, एक दुख की है। ऊपर नीचे, अंदर बाहर, तो ये क्या हुआ? विपरीत अर्थ देने वाले भी होते हैं। और इसका समस्त पद में योजक चिन्ह का जरूरी होता है। समास विग्रह करते हैं तो और एवं या शब्द लगता है। फिर आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, उपमेय उपमान का संबंध होता है। अब आप के संबंध में ये विचार आएगा कि ये उपमेय उपमान क्या होता है और विशेषण विशेष्य क्या होता है। तो मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा यहाँ पर लिखकर समझाऊं, अलग से विग्रह करके, तो आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए,
एक शब्द मैंने यहां पर लिखा पीतांबर। क्या शब्द लिखा? पीतांबर। अब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, समास विग्रह करेंगे, टुकड़े करेंगे इस शब्द के, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? पीला है जो अंबर। तो मैंने आपको दो शब्द यहां पर उपयोग करके बताए कि उपमेय उपमान का संबंध और विशेषण विशेष्य का संबंध। यहां कौन सा संबंध है? यहां विशेषण विशेष्य का संबंध है। अंबर क्या है? विशेष्य। अंबर क्या है? विशेष्य। विशेष्य किसको कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है। और पीला क्या है? पीला है विशेषण, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है। अंबर कैसा है? पीला। तो ये विशेषण विशेष्य का संबंध। अब उपमेय और उपमान का, जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख है, चंद्रमा के समान मुख, तो के समान इसका चिन्ह है, उपमा का चिन्ह है, यानी किसी की किसी से तुलना की जा रही है। मुख की चंद्रमा से तुलना की जा रही है, चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली। तो चंद्रमा के समान मुख, तो क्या हो गया? जहां पर के समान आ गया वहां कौन सा समान हो गया? उपमेय उपमान का संबंध। तो जहां कर्मधारय समास को पहचानने का सबसे सरल तरीका क्या है कि जब इसका समास विग्रह करते हैं तो जहां पर है जो आए या के समान आए, तो वहां पर हमें कर्मधारय समास का लिख देना है। जैसे पीतांबर, पीला है जो अंबर। नील गगन, नीला है जो गगन। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। समझ में आया? चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। तो ये हो गया कर्मधारय समास। अब देखिए, आप यहां पर आप लास्ट समास आता है बहुव्रीहि समास। इस समास के दोनों ही पद प्रधान नहीं होते। क्या होता है? दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, न पूर्व पद प्रधान है न उत्तर पद प्रधान है, और कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है, उसको बहुव्रीहि समास कहा जाता है। यहां मैंने उदाहरण लिखा नीलकंठ। तो जब भी हम कई बार छात्र क्लास में पढ़ते समय भी और परीक्षा देते समय भी कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी संदेह हो जाता है उनको कि कर्मधारय समास लिखें या बहुव्रीहि समास करें। तो इट्स डिपेंड ऑन योर समास विग्रह। हम समास विग्रह करते हैं, उस पर निर्भर करता है कि हम समास का नाम क्या लिखें। जैसे आप केवल इसी से समझिए, पीतांबर, पीला है जो अंबर, तो जो अंबर कैसा है? पीला, यानी विशेषता बता रहा है, तो कर्मधारय समास बेझिझक राइट। परंतु आप लिखते हो पीले हैं अंबर जिसके, अर्थात भगवान श्री कृष्ण, तो क्या हुआ? बहुव्रीहि समास, यानी दोनों ही पद प्रधान नहीं हुए। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। यहां इसका समास विग्रह करते समय हम जिसका और अर्थात, ये सब अर्थात शब्द जरूर आएगा, यानी उसका अर्थ ये है, जो शब्द दिया हुआ है वो नहीं, उसका अर्थ क्या है, अर्थ उसका डिफरेंट है, तो वो क्या हुआ? बहुव्रीहि समास। मैं आपको और उदाहरण से समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो। नीलकंठ हो गया, फिर देखिए गजानन, तो गज का मतलब तो हाथी, आनंद में मुंह, दोनों ही अर्थ नहीं निकले। समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? गज के समान है आनंद जिसका, अर्थात भगवान गणेश। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, अर्थात भगवान शिव। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु। तो जहां पर अर्थात आ गया वहां पर बहुव्रीहि समास होगा, यानी इसके दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है। अब आपको एक नई चीज आती है जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है कि आपसे अगर ये पूछा जाए कि कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है, तो आप क्या लिखेंगे, कैसे समझेंगे इसको? कर्मधारय समास वह है जिसमें विशेषण विशेष्य का संबंध होता है और उपमेय उपमान का संबंध होता है। इसको पहचान करने का तरीका है कि जब इसका विग्रह किया जाता है तो उसमें है जो या के समान शब्द आएगा। जैसे देखो, एक उदाहरण से समझते हैं हम, थोड़ा मैं यहाँ से रब कर देती हूँ आपको।
ये देखिए, बस इतना हटा देती हूँ। ये देखिए, यहां पर हमने लिखा पीतांबर हो गया। अब एक दूसरे शब्द से समझिए, महात्मा। तो महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। तो यहां पर समास विग्रह किया तो क्या आया? अगर हमने समास विग्रह कर दिया तो यहां पर क्या आया? है जो। तो जहां पर है जो आ गया वहां पर बिना सोचे समझे कर्मधारय समास आ गया। क्यों? क्योंकि ये आत्मा की विशेषता बता रहा है कि आत्मा कैसी है? महान है। अब उपमेय उपमान के संबंध वाला देखिए, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, तो के समान हो गया, तो वो भी क्या हो गया? कर्मधारय समास हो गया। परंतु इसी शब्द को इस समय हम समझ क्या रहे थे कि कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है, वो हम कैसे समझे? तो वो अंतर हमारे समझ में कब आएगा? जब हम उसका समास विग्रह करके देखेंगे। जैसे एक शब्द है महात्मा, तो मैंने क्या लिखा? महान है जो आत्मा। तो कौन सा समास हुआ? कर्मधारय समास। परंतु यदि इसी शब्द का हम विग्रह इस तरह से कर देते हैं कि महान है आत्मा जिसकी, अर्थात महापुरुष, तो क्या हुआ? बहुब्रीहि समास। पीतांबर, पीला है जो अंबर, तो है जो आ गया तो कर्मधारय समास। परंतु पीला है अंबर जिसका, अर्थात पीले हैं अंबर जिसके, यानी जो पीले हैं कपड़े जिसके, तो क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण। कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि समास। समझ में आया? अलग अलग। गजानन, गज के समान है आनंद जिसका, अर्थात बहुब्रीहि समास। तो ये इसके तुलना। अब ये तो कर्मधारय और बहुब्रीहि समास की तुलना आ गई कि जहां पर विशेषण विशेष्य का संबंध आकर हमने उसका समास विग्रह कर दिया तो कर्मधारय समास। परंतु यदि हमने जिसकी और अर्थात लगाकर समास विग्रह कर दिया तो बहुब्रीहि समास। समझ में आया? जैसे मृग नैनी, मृग के समान है नयन जिसके, अर्थात सुंदर स्त्री, बहुब्रीहि समान। और मृग के समान नयन है, तो वो क्या हो गया? कर्मधारय समास। अब देखिए, अब दूसरे एक समास का और आता है कि ये जो है बहुब्रीहि समास और द्विगु समास की भी तुलना की जाती है। तुलना क्या? उसमें अंतर पूछा जाता है। तो वही तरीका कि समास विग्रह कर कर देखिए, आप जिस तरह से समास विग्रह करते हैं वही समास, यानी उसी समास का नाम आप दे सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण किससे समझाऊं? त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, अर्थात भगवान शिव, और तीन नेत्रों का समूह, तो क्या हो गया? द्विगु समास। तिरंगा, तीन है रंग जिसमें, अर्थात भारतीय ध्वज, बहुब्रीहि समास। और तिरंगा तीन रंगों का समूह, तो द्विगु समास। तो ये डिपेंड किस पर करता है कि हम उसका समास विग्रह किस तरह से करते हैं, और जो समास विग्रह करते हैं उसी के आधार पर हमें समास का नाम निश्चित करना है। ये केवल द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास के अंदर ही पाया जाता है। जैसे दशानन, 10 है आनन जिसके, अर्थात रावण, तो कौन सा समास हुआ? बहुब्रीहि समास। परंतु 10 आननों का समूह, अर्थ तो क्या हुआ? द्विगु समास, क्योंकि उसने संख्या बता दी, इसलिए वो द्विगु समास हो गया। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, तो क्या हुआ? द्विगु समास। और 4 है भुजाएं जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु, तो कौन सा समास हुआ? बहुब्रीहि समास। समास आपको लगता है कि बहुत टफ, यानी बहुत कठिन विषय है, परंतु यदि इसको हम रुचि लेकर पढ़ते हैं, समझ कर पढ़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये जितना इसको कठिन समझा जाता है उतना कठिन है। सरलता से समझिए, दिमाग में अपने फीड करते जाइए, और कोई भी कंफ्यूजन है, समास एज ए मैथ्स है,
आप उदाहरण के द्वारा उसको क्लियर करते जाइए, तो वो अपने आप आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। एक बार पुनः समरी कर देती हूँ, यानी संक्षेप में दोबारा सब कुछ बता देती हूँ। समास किसे कहते हैं? शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। छोटा रूप, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना देना, जैसे घोड़े पर सवार, घुड़सवार। प्रत्येक समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। समास के दो भाग होते हैं, समस्त पद यानी जो मिलाकर जो शब्द बनाया जाता है वो समस्त पद, और उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं वो समास विग्रह। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास, उसके भी 6 भेद होते हैं। वो कारक के आधार पर नाम रखे जाते हैं। कर्ता कारक और संबोधन कारक का कोई भी समास नहीं होता। कर्म तत्पुरुष करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण के आधार पर इनका नाम रखा जाता है। और जब भी तुलना की जाती है बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में, तो उदाहरण को समास विग्रह करके देख लेते हैं, उसी के आधार पर उसका नाम दे सकते हैं। ये था आज का हमारा चैप्टर समास। मुझे लगता है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। किसी को कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट में लिखकर मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपकी उस समस्या का समाधान भी कर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।